महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ। शून्यकाल। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को शून्यकाल कहा जाता है। याद रखिएगा, प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को शून्यकाल कहा जाता है। यह 12 बजे प्रारंभ होता है और 1 बजे दिन तक चलता है। शून्यकाल का लोकसभा या राज्यसभा की प्रक्रिया तथा संचालन नियम में कोई उल्लेख नहीं है। इस काल अर्थात 12 से 1 बजे तक के समय को शून्यकाल का नाम समाचार पत्रों द्वारा दिया गया है। इस काल के दौरान सदस्य अविलंबनीय महत्व के मामलों को उठाते हैं तथा उस पर तुरंत कार्यवाही चाहते हैं। वर्तमान में शून्यकाल 1 से 2 बजे तक चलता है। सदन का स्थगन। सदन के स्थगन द्वारा सदन के कामकाज को निर्दिष्ट समय के लिए स्थगित कर दिया जाता है। यह कुछ घंटे, दिन या सप्ताह का भी हो सकता है, जबकि सत्रावसान द्वारा सत्र की समाप्ति होती है। विघटन। विघटन केवल लोकसभा का ही हो सकता है। इससे लोकसभा का अंत हो जाता है। अनुपूरक प्रश्न। सदन में किसी सदस्य द्वारा अध्यक्ष की अनुमति से किसी विषय जिसके संबंध में उत्तर दिया जा चुका है के स्पष्टीकरण हेतु अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति प्रदान की जाती है। किसके द्वारा? ये अध्यक्ष के द्वारा। तारांकित प्रश्न। जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य तुरंत सदन में चाहता है उसे तारांकित प्रश्न कहा जाता है। तारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे उत्तर आपको तुरंत चाहिए होता है, इसलिए मौखिक रूप से ही उत्तर दिया जाता है। तथा तारांकित प्रश्नों के अनुपूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आप मौखिक उत्तर चाहते हैं, आप उसके बदले दूसरे प्रश्न अनुपूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं। इस प्रश्न पर तारा लगाकर अन्य प्रश्नों से इसका भेद किया जाता है। अतारांकित प्रश्न। जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य लिखित चाहता है उन्हें अतारांकित प्रश्न कहा जाता है। अतारांकित प्रश्न का उत्तर सदन में नहीं दिया जाता और इन प्रश्नों के अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव पेश करने का मुख्य उद्देश्य किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मामले की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना है। जब इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है तब सदन अविलंबनीय लोक महत्व के निश्चित मामले पर चर्चा करने के लिए सदन का नियमित कार्य रोक देता है। इस प्रस्ताव को पेश करने के लिए न्यूनतम 50 सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक है। अल्प सूचना प्रश्न। जो प्रश्न अविलंबनीय लोक महत्व का हो तथा जिन्हें साधारण प्रश्न के लिए निर्धारित 10 दिन की अवधि से कम सूचना देकर पूछा जा सकता है, उन्हें अल्प सूचना प्रश्न कहा जाता है। संचित निधि। कंसोलिडेटेड फंड। संविधान के अनुच्छेद 266, याद रखिएगा, संचित निधि अनुच्छेद 266 में है। संचित निधि से धन संसद में प्रस्तुत अनुदान मांगों के द्वारा ही व्यय किया जाता है। राज्यों को करों एवं शुल्कों में से उनका अंश देने के बाद जो धन बचता है निधि में डाल दिया जाता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन तथा भत्ते इसी निधि पर भारित हैं। आकस्मिक निधि। कॉन्टीजेंसी फंड। संविधान के अनुच्छेद 267 के अनुसार भारत का एक आकस्मिक निधि की स्थापना करेगी। भारत सरकार एक आकस्मिक निधि की स्थापना करेगी अनुच्छेद 267 के तहत। इसमें जमा धन राशि का व्यय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है। संसद की स्वीकृति के बिना इस मद से धन नहीं निकाला जा सकता। विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति अग्रिम रूप से इस निधि से धन निकाल सकते हैं। आधे घंटे की चर्चा। जिन प्रश्नों का उत्तर सदन में दे दिया गया हो उन प्रश्नों से उत्पन्न होने वाले मामलों पर चर्चा लोकसभा में सप्ताह में 3 दिन यथा सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को बैठक के अंतिम आधे घंटे में की जा सकती है। राज्यसभा में ऐसी चर्चा किसी दिन जिसे सभापति नियत करे सामान्यतः 5 से 5:30 बजे के बीच की जा सकती है। ऐसे चर्चा का विषय पर्याप्त लोक महत्व का होना चाहिए तथा विषय हाल के किसी तारांकित, अतारांकित या अल्प सूचना का प्रश्न रहा हो जिसके उत्तर के किसी तथ्यात्मक मामले का स्पष्टीकरण आवश्यक हो। ऐसी चर्चा को उठाने की सूचना कम से कम 3 दिन पूर्व दी जानी चाहिए।
अल्पकालीन चर्चाएं। भारत में इस प्रथा की शुरुआत 1953 ईस्वी के बाद हुई। इसमें लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित किया जाता है। ऐसे चर्चा के लिए स्पष्ट कारणों सहित सदन के महासचिव को सूचना देना आवश्यक होता है। इस सूचना पर कम से कम 2 अन्य सदस्यों के हस्ताक्षर होना भी आवश्यक है। विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक में भारत की संचित निधि पर भारित व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित धन तथा सरकार के खर्च हेतु अनुदान की मांग शामिल होती है। भारत की संचित निधि में से कोई धन विनियोग विधेयक के अधीन ही निकाला जा सकता है। लेखा अनुदान। जैसा कि विदित है, विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद ही भारत की संचित निधि से कोई रकम निकाली जा सकती है, किंतु सरकार को इस विधेयक के पारित होने के पहले भी रुपयों की आवश्यकता हो सकती है। अनुच्छेद 116 क के अंतर्गत लोकसभा लेखा अनुदान वोट ऑन अकाउंट पारित कर सरकार के लिए एक अग्रिम राशि मंजूर कर सकती है, जिसके बारे में बजट विवरण देना सरकार के लिए संभव नहीं है। वित्त विधेयक। फाइनेंस बिल। संविधान का अनुच्छेद 112 वित्त विधेयक को परिभाषित करता है। जिन वित्तीय प्रस्तावों को सरकार आगामी वर्ष के लिए सदन में प्रस्तुत करती है, उन वित्तीय प्रस्तावों को मिलाकर वित्त विधेयक की रचना होती है। सामान्यतः वित्त विधेयक उस विधेयक को कहते हैं जो राजस्व या व्यय से संबंधित होता है। संसद में प्रस्तुत सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकते। वित्त विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसे प्रमाणित करने का अधिकार केवल लोकसभा अध्यक्ष को है। याद रखिएगा, वित्त विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसे प्रमाणित करने का अधिकार केवल लोकसभा अध्यक्ष को है। धन विधेयक। संसद में राजस्व एकत्र करने अथवा अन्य प्रकार के धन से संबंध विधेयक को धन विधेयक कहते हैं। संविधान के अनुच्छेद 110(1) के उपखंड क से 6 तक में उल्लिखित विषयों से संबंधित विधेयकों को धन विधेयक कहा जाता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए लौटा नहीं सकता है। अनुपूरक प्रश्न। अनुपूरक अनुदान। यदि विनियोग विधेयक द्वारा किसी विशेष सेवा पर चालू वर्ष के लिए व्यय किए जाने के लिए प्राधिकृत कोई राशि अपर्याप्त पाई जाती है या वर्ष के बजट में उल्लिखित न की गई और किसी नई सेवा पर खर्च की आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है, तो राष्ट्रपति एक अनुपूरक अनुदान संसद के समक्ष पेश करवाएगा। अनुपूरक अनुदान और विनियोग विधेयक दोनों के लिए एक ही प्रक्रिया विहित की गई है। बजट सत्र। यह सत्र फरवरी के दूसरे या तीसरे सप्ताह के सोमवार को आरंभ होता है। इसे बजट सत्र इसलिए कहते हैं कि इस सत्र में आगामी वित्तीय वर्ष का अनुमानित बजट प्रस्तुत, विचारित और पारित किया जाता है। सामूहिक उत्तरदायित्व। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इसका अभिप्राय यह है कि वह अपने पद पर तब तक बनी रह सकती है जब तक उसे निम्न सदन अर्थात लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त है। लोकसभा का विश्वास खोते ही मंत्रिपरिषद को तुरंत पद त्याग करना होगा। कटौती प्रस्ताव। सत्ता पक्ष द्वारा सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांगों में से किसी भी प्रकार की कटौती के लिए विपक्ष द्वारा रखे गए प्रस्ताव को कटौती प्रस्ताव कहा जाता है। सरकार की नीतियों की अस्वीकृति को दर्शाने के लिए विपक्ष द्वारा प्राय ₹1 की कटौती का प्रस्ताव किया जाता है, जिसका अर्थ यह भी होता है कि प्रस्ताव मांग के मुद्दों का स्पष्ट उल्लेख किया जाए। अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव सदन में विपक्षी दल के किसी सदस्य द्वारा रखा जाता है। विपक्षी दल के किसी सदस्य द्वारा रखा जाता है। प्रस्ताव के पक्ष में कम से कम 50 सदस्यों का होना आवश्यक है तथा प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने के 10 दिन के अंदर इस पर चर्चा होना भी आवश्यक है। चर्चा के बाद अध्यक्ष मतदान द्वारा निर्णय की घोषणा करता है। मूल प्रस्ताव। मूल प्रस्ताव अपने आप में संपूर्ण प्रस्ताव होता है जो संसद के अनुमोदन के लिए पेश किया जाता है। मूल प्रस्ताव को इस तरह से बनाया जाता है कि उससे सदन के फैसले की
अभिव्यक्ति हो सके। निम्नलिखित प्रस्ताव मूल प्रस्ताव होते हैं। ए, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव, इस प्रस्ताव के माध्यम से सदन का कोई सदस्य मंत्रिपरिषद में अपना अविश्वास व्यक्त करता है और यदि यह प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या राज्यसभा के उपसभापति के निर्वाचन के लिए या हटाने के लिए प्रस्ताव। विशेषाधिकार प्रस्ताव, यह प्रस्ताव संसद के किसी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है जब उसे यह प्रतीत होता है कि मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य ने संसद में झूठा तथ्य प्रस्तुत करके सदन के विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है। स्थानापन्न प्रस्ताव, जो प्रस्ताव मूल प्रस्ताव के स्थान पर और उसके विकल्प के रूप में पेश किए जाते हैं उन्हें स्थानापन्न प्रस्ताव कहा जाता है। अनुषंगी प्रस्ताव, इस प्रस्ताव को विभिन्न प्रकार के कार्यों की अगली कार्यवाही के लिए नियमित उपाय के रूप में पेश किया जाता है। प्रतिस्थापन प्रस्ताव, यह किसी अन्य प्रश्न पर विचार विमर्श के दौरान पेश किया जाता है। कोई सदस्य किसी विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव के संबंध में प्रतिस्थापन प्रस्ताव पेश करता है। संशोधन प्रस्ताव, यह प्रस्ताव मूल प्रस्ताव में संशोधन करने के लिए पेश किया जाता है। अनियमित दिन वाले प्रस्ताव, जिस प्रस्ताव को अध्यक्ष द्वारा स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है लेकिन उस प्रस्ताव पर विचार विमर्श के लिए कोई समय नियत नहीं किया जाता, उसे अनियमित दिन वाला प्रस्ताव कहा जाता है। अध्यादेश, राष्ट्रपति या राज्यपाल संसद या विधानमंडल के सत्रावसान की स्थिति में आवश्यक विषयों से संबंधित अध्यादेश का प्रख्यापन करते हैं। अध्यादेश में निहित विधि संसद या विधानमंडल के अगले सत्र की शुरुआत के 6 सप्ताह के बाद प्रवर्तन योग्य नहीं रह जाती यदि संसद अथवा विधानमंडल द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है। निंदा प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव मंत्रिपरिषद अथवा किसी एक मंत्री के विरुद्ध उसकी विफलता पर खेद अथवा रोष व्यक्त करने के लिए किया जाता है। निंदा प्रस्ताव में निंदा के कारणों का उल्लेख करना आवश्यक होता है। निंदा प्रस्ताव नियमानुसार है या नहीं, इसका निर्णय अध्यक्ष करता है। धन्यवाद प्रस्ताव, राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद संसद की कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश पर 3-4 दिनों तक धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होती है। चर्चा प्रस्तावक द्वारा आरंभ होती है तथा उसके बाद प्रस्तावक का समर्थक बोलता है। इस चर्चा में राष्ट्रपति के नाम का उल्लेख नहीं किया जाता क्योंकि अभिभाषण के विषय वस्तु के लिए सरकार उत्तरदायी होती है। अंत में धन्यवाद प्रस्ताव मतदान के लिए रखा जाता है और उसे स्वीकृत किया जाता है। विश्वास प्रस्ताव, बहुमत का समर्थन प्राप्त होने में संदेह होने की स्थिति में सरकार द्वारा लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य यह सिद्ध करना होता है कि सदन का बहुमत उसके साथ है। विश्वास प्रस्ताव के पारित न होने की दशा में सरकार को त्यागपत्र देना आवश्यक हो जाता है। बैक बेंचर, सदन में आगे के स्थान प्राय मंत्रियों, संसदीय सचिवों तथा विरोधी दल के नेताओं के लिए आरक्षित रहते हैं। गैर सरकारी सदस्यों के लिए पीछे का स्थान नियत रहता है। पीछे बैठने वाले सदस्यों को ही बैक बेंचर कहा जाता है। बुलेटिन वह संसदीय प्रक्रिया है जिसमें सभी मांगों को जो नियत तिथि तक न निपटाई गई हो बिना चर्चा के ही मतदान के लिए रखा जाता है। काकस, किसी राजनीतिक दल अथवा गुट के प्रमुख सदस्यों की बैठक को काकस कहते हैं। इन प्रमुख सदस्यों द्वारा तय की गई नीतियों से ही पूरा दल संचालित होता है। त्रिशंकु संसद, आम चुनाव में किसी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में त्रिशंकु संसद की रचना होती है। त्रिशंकु संसद की स्थिति में दल बदल जैसी कुप्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिलता है। देश में 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं लोकसभा की यही स्थिति रही। नियम 193, इस नियम के अंतर्गत सदस्य अत्यावश्यक एवं अविलंबनीय विषय पर
तुरंत अल्पकालिक चर्चा की मांग कर सकते हैं। यह नियम 1953 में बनाया गया था। इससे सदन की नियमावली में अविलंब चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव के अतिरिक्त अन्य कोई साधन सदस्यों के पास न था, इसलिए यह नियम बनाया गया। इसके अंतर्गत सदस्य किसी भी सार्वजनिक महत्व के अविलंबनीय विषय पर अल्पकालिक चर्चा के लिए नोटिस दे सकते हैं। यह चर्चा किसी प्रस्ताव के माध्यम से नहीं होती। इस कारण चर्चा के अंत में सदन में मत विभाजन नहीं होता। केवल सभी पक्ष के सदस्यों को संबद्ध विषय पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर मिलता है। न्यायिक पुनर्विलोकन। भारत में न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है। न्यायिक पुनर्विलोकन के अनुसार न्यायालयों को यह अधिकार प्राप्त है कि यदि विधानमंडल द्वारा पारित की गई विधियां अथवा कार्यपालिका द्वारा दिए गए आदेश संविधान के प्रतिकूल हैं तो वे उन्हें निरस्त घोषित कर सकते हैं। गणपूर्ति कोरम। सदन में किसी बैठक के लिए गणपूर्ति अध्यक्ष सहित कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग होती है। बैठक शुरू होने के पूर्व यदि गणपूर्ति नहीं है तो गणपूर्ति घंटी बजाई जाती है। अध्यक्ष तभी पीठासीन होता है जब गणपूर्ति हो जाती है। प्रश्नकाल। दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के प्रारंभ के 1 घंटे तक प्रश्न किए जाते हैं और उनके उत्तर दिए जाते हैं। इसे प्रश्नकाल कहा जाता है। प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों को सरकार के कार्यों पर आलोचना प्रत्यालोचना का समय मिलता है। इसके 2 लाभ हैं। एक तो सरकार जनता की कठिनाइयों एवं अपेक्षाओं के प्रति सजग रहती है। दूसरे, इस दौरान सरकार अपनी नीतियों एवं कार्यक्रमों की जानकारी सदन को देती है। दबाव समूह प्रेशर ग्रुप। व्यक्तियों के ऐसे समूह जिनके हित समान होते हैं दबाव समूह कहे जाते हैं। यह ग्रुप अपने हित के लिए शासन तंत्र पर विभिन्न प्रकार के दबाव बनाते हैं। पंगु सत्र लैमडक सेशन। एक विधानमंडल के कार्यकाल की समाप्ति और दूसरे विधानमंडल के कार्यकाल की शुरुआत के बीच के काल में संपन्न होने वाले सत्र को पंगु सत्र कहा जाता है। यह व्यवस्था केवल अमेरिका में है। सचेतक व्हिप। राजनीतिक दल में अनुशासन बनाए रखने के लिए सचेतक की नियुक्ति प्रत्येक संसदीय दल द्वारा की जाती है। किसी विषय विशेष पर मतदान होने की स्थिति में सचेतक अपने दल के सदस्यों को मतदान विषयक निर्देश देता है। सचेतक के निर्देशों के विरुद्ध मतदान करने वाले सदस्य के विरुद्ध दल बदल निरोध कानून के अंतर्गत कार्यवाही की जाती है। संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद एक एक करके सबको देखते हैं। पहला है अनुच्छेद 1। यह घोषणा करता है कि भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2। नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान। नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान। अनुच्छेद 3। संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है। संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा पहले से अवस्थित राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं एवं नामों में परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद 5। संविधान के प्रारंभ होने के समय भारत में रहने वाले वे सभी व्यक्ति यहाँ के नागरिक होंगे जिनका जन्म भारत में हुआ हो, जिनके पिता या माता भारत के नागरिक हों या संविधान के प्रारंभ के समय से भारत में रह रहे हों। अनुच्छेद 53। संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति में निहित रहेगी। अनुच्छेद 53। संघ की कार्यपालिका शक्ति संबंधी शक्ति राष्ट्रपति में निहित रहेगी। अगला अनुच्छेद है 64। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। अनुच्छेद 64 में है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। अनुच्छेद 74। एक मंत्रिपरिषद होगी जिसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री रहेगा, जिसकी सहायता एवं सुझाव के आधार पर राष्ट्रपति अपने कार्य संपन्न करेगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के लिए किसी सलाह के पुनर्विचार को आवश्यक समझ सकता है, पर पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार वह कार्य करेगा। इससे संबंधित किसी विवाद की परीक्षा किसी न्यायालय में नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 76।
राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाएगी। अनुच्छेद 76 में है राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति। अनुच्छेद 78 में है प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह देश के प्रशासनिक एवं विधायी मामलों तथा मंत्रिपरिषद के निर्णयों के संबंध में राष्ट्रपति को सूचना दे, यदि राष्ट्रपति इस प्रकार की सूचना प्राप्त करना आवश्यक समझे। अनुच्छेद 86 इसके अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधित करने तथा संदेश भेजने के अधिकार का उल्लेख है। अनुच्छेद 89 राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति। अनुच्छेद 89 में है राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति। अनुच्छेद 108 में है यदि किसी विधेयक के संबंध में दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। 108 में संयुक्त अधिवेशन। 110 में धन विधेयक को इसमें परिभाषित किया गया है, याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 110वां है धन विधेयक, इसमें परिभाषित किया गया है। 111वें में है संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति उस विधेयक को सम्मति प्रदान कर सकता है या अस्वीकृत कर सकता है। वह संदेश के साथ या बिना संदेश के संसद को उस पर पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, पर यदि दोबारा विधेयक को संसद द्वारा राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो वह इसे अस्वीकृत नहीं करेगा। अनुच्छेद 112 प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष बजट पेश किया जाएगा। अनुच्छेद 123 के तहत संसद के अवकाश सत्र नहीं चलने की स्थिति में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार। याद रखिएगा अनुच्छेद 123 में अध्यादेश जारी करने का अधिकार। अनुच्छेद 124 में इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन है। 124 सर्वोच्च न्यायालय के गठन। अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय है। अनुच्छेद 148 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 148 नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 163 राज्यपाल के कार्यों में सहायता एवं सुझाव देने के लिए राज्यों में एक मंत्रिपरिषद, इसके शीर्ष पर मुख्यमंत्री होगा, पर राज्यपाल के स्वविवेक संबंधी कार्यों में वह मंत्रिपरिषद के सुझाव लेने के लिए बाध्य नहीं होगा। अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषदों की रचना। याद रखिएगा अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषदों की रचना या उनकी समाप्ति विधानसभा द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव तथा संसद द्वारा इसकी स्वीकृति से संभव है। अनुच्छेद 200 राज्यों की विधायिका द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। वह इस पर अपनी सम्मति दे सकता है या इसे अस्वीकृत कर सकता है। वह इस विधेयक को संदेश के साथ या बिना संदेश के पुनर्विचार हेतु विधायिका को वापस भेज सकता है, पर पुनर्विचार के बाद दोबारा विधेयक आ जाने पर वह इसे अस्वीकृत नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त वह विधेयक को राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भी भेज सकता है। अनुच्छेद 213 राज्य विधायिका के सत्र में नहीं रहने पर राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, यानी कि अनुच्छेद 213 में राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 214 सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था। अनुच्छेद 214 में है उच्च न्यायालय की व्यवस्था। अनुच्छेद 226 में है मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्च न्यायालय को लेख जारी करने की शक्ति। मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्च न्यायालय को लेख जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 226 में। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी। अनुच्छेद 235 उच्च न्यायालय का नियंत्रण अधीनस्थ न्यायालयों पर होगा। अनुच्छेद 239 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा होगा। वह यदि उचित समझे तो बगल के किसी राज्य के राज्यपाल को इसके प्रशासन का दायित्व सौंप सकता है या एक प्रशासक की नियुक्ति कर सकता है। अनुच्छेद 243 इसमें पंचायत एवं नगरपालिका के गठन, संरचना
आरक्षण, शक्तियाँ, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व से संबंधित प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 245 संसद संपूर्ण देश या इसके किसी हिस्से के लिए तथा राज्य विधान पालिका अपने राज्य या इसके किसी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। अनुच्छेद 248 विधि निर्माण संबंधी अवशिष्ट शक्तियाँ संसद में निहित हैं। अनुच्छेद 249 राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर लोकसभा को 1 वर्ष के लिए कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है यदि वह इसे राष्ट्रहित में आवश्यक समझे। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल के वितरण एवं नियंत्रण से संबंधित विवादों के लिए संसद विधि द्वारा निर्णय कर सकती है। अनुच्छेद 263 केंद्र राज्य संबंधों में विवादों का समाधान करने एवं परस्पर सहयोग के क्षेत्रों के विकास के उद्देश्य से राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है। अनुच्छेद 266 भारत की संचित निधि जिसमें सरकार की सभी मौद्रिक अवशिष्टियाँ एकत्र रहेंगी, विधि सम्मत प्रक्रिया के बिना इससे कोई भी राशि नहीं निकाली जा सकती है। अनुच्छेद 267 संसद विधि द्वारा एक आकस्मिक निधि स्थापित कर सकती है जिसमें अकस्मात उत्पन्न परिस्थितियों के लिए राशि एकत्र की जाएगी। अनुच्छेद 275 केंद्र द्वारा राज्यों को सहायक अनुदान दिए जाने का प्रावधान। अनुच्छेद 280 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रपति हर 5वें वर्ष एक वित्त आयोग की स्थापना करेगा जिसमें अध्यक्ष के अतिरिक्त 4 अन्य सदस्य होंगे तथा जो राष्ट्रपति के पास केंद्र एवं राज्यों के बीच करों के वितरण के संबंध में अनुशंसा करेगा। अनुच्छेद 300 क राज्य किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं करेगा। पहले यह प्रावधान मूल अधिकारों के अंतर्गत था पर संविधान के 44वें संशोधन 1978 द्वारा इसे अनुच्छेद 300 क में एक सामान्य वैधानिक या कानूनी अधिकार के रूप में अवस्थित किया गया। अनुच्छेद 312 राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की अनुशंसा कर सकती है। अनुच्छेद 312 राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की अनुशंसा कर सकती है विशेष बहुमत द्वारा। अनुच्छेद 315 संघ एवं राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी। लोक सेवा आयोग से संबंधित है 315वां। यहाँ पे अनुच्छेद दिए रहेंगे और अनुच्छेदों में क्या मेंशन है इसको मैच कराना होता है। अनुच्छेद 324 चुनावों के पर्यवेक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण संबंधी समस्त शक्तियाँ चुनाव आयोग में निहित हैं। अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग। अनुच्छेद 326 लोकसभा तथा विधानसभाओं में चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण। अनुच्छेद 331 आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनयन संभव है यदि वह समझें कि उनका उचित प्रतिनिधित्व नहीं है। अब यह समाप्त हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 332 अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों का विधानसभाओं में आरक्षण का प्रावधान। अनुच्छेद 333 आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का विधानसभाओं में मनोनयन। अब यह भी समाप्त हो चुका है। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 335 335 अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए विभिन्न सेवाओं में पदों पर आरक्षण का प्रावधान। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी SC। अनुच्छेद 338 क राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। यहाँ अनुसूचित जाति मतलब SC और अनुसूचित जनजाति मीन्स यहाँ पे ट्राइब्स है तो ST। अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। अनुच्छेद 343 संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी होगी। अनुच्छेद 343।
अनुच्छेद 347, यदि किसी राज्य में पर्याप्त संख्या में लोग किसी भाषा को बोलते हों और उनकी आकांक्षा हो कि उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को मान्यता दी जाए तो इसकी अनुमति राष्ट्रपति दे सकता है। अनुच्छेद 351, यह संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार एवं उत्थान करे ताकि वह भारत की मिश्रित संस्कृति के सभी अंगों के लिए अभिव्यक्ति का माध्यम बने। अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा यदि वह समझता हो कि भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा युद्ध, बाहरी आक्रमण या सैन्य विद्रोह के फलस्वरूप खतरे में है। अनुच्छेद 355, इसमें बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करने का संघ का कर्तव्य का उल्लेख है। अनुच्छेद 356, यदि किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को यह रिपोर्ट दी जाए कि उस राज्य में संवैधानिक तंत्र असफल हो गया है तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। अनुच्छेद 360, यदि राष्ट्रपति यह समझता है कि भारत या इसके किसी भाग की वित्तीय स्थिरता एवं साख खतरे में है तो वह वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद 365, यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा भेजे गए किसी कार्यकारी निर्देश का पालन करने में असफल रहता है तो राष्ट्रपति द्वारा यह समझा जाना विधि सम्मत होगा कि उस राज्य में संविधान तंत्र के अनुरूप प्रशासन चलने की स्थिति नहीं है और वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। अनुच्छेद 368, संसद को संविधान के किसी भी भाग का संशोधन करने का अधिकार है। अनुच्छेद 370, इसके अंतर्गत जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति का वर्णन है। अनुच्छेद 371, कुछ राज्यों के विशेष क्षेत्रों के विकास के लिए राष्ट्रपति बोर्ड स्थापित कर सकता है जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, मणिपुर इत्यादि। अनुच्छेद 394 क, राष्ट्रपति अपने अधिकार के अंतर्गत इस संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद कराएगा। अनुच्छेद 395, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत सरकार अधिनियम 1953 तथा इनके अन्य पूरक अधिनियमों को जिसमें प्रिवी काउंसिल क्षेत्राधिकार अधिनियम शामिल नहीं है यहाँ रद्द किया जाता है।